हाँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एनसीईआरटी के क्लास 7 का इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की पहली क्लास पूरी तरह से समर्पित होगा। इसे अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए एनसीईआरटी का यह जो वीडियो है ये बहुत ही जिसे हम बोलते हैं फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हम इसके सारे एस्पेक्ट को एक बेहतरीन वैज्ञानिक ढंग से इसको सीखेंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग खुद जज करिएगा, जब हम इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ये पूरी चीज जब पढ़ा देंगे और आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद एनालाइज होगा कि किस तरह से ये पहला चैप्टर इतनी आसानी की तरह से इसको हमने समाप्त कर दिया और आपको समझा दिया और आप बेहतर तरह से इसको सीख भी जाएंगे। तो आइए, ये जो आपका पर्यावरण है ये आपका खुद का क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो खुद ही देखें, और अदर के जो कंपटीशन है आगे के, जैसे एसएससी, आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस, इन सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतर, जिसमें आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो पर्यावरण को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभरा है जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी के बच्चों जो क्लास 7 में है उनके लिए तो है ही ये वीडियो, प्लस उसके साथ साथ जो अदर कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी एनवायरमेंट यानी कि क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण की बात करते हैं तो जरा समझिए, इसमें जो हम बात करेंगे उसको सब चीजों को एकदम गौर से समझना, उसके बाद देखना आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है रवि की बात करते हैं कि क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी है हम उससे भागेंगे नहीं, वही चीज बताएंगे जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। हम कहीं पर एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ नहीं बताएंगे, पूरी तरह से यह वीडियो एनसीईआरटी समर्पित है। इसीलिए जो क्लास 7 के बच्चे हैं वो इसको जरूर देख सकते हैं। तो आपकी बुक में एनसीईआरटी में रवि नाम का एक बच्चा है, वो अपनी छुट्टियां बिता रहा था। छुट्टियां बिताने के बाद जब उसका विद्यालय खुलता है तब वो अपने विद्यालय में जाता है तो वहां पर देखता है कि वो उसके विद्यालय के बगल में जो मैदान था खेलने वाला, उस मैदान में अब क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, यानी कि अब वहां पर वो मैदान पर मकान बनने शुरू हो गए थे। तो वो वहां पर उसे देखकर बड़ा ही दुखी हुआ रवि। अब वो दुखी हुआ, वो बताया कि बताइए यहाँ पर हम लोग खेलते थे, जहाँ पर बहुत सारे हरे भरे घासें रहती थी, यहाँ पर बहुत सारे तितलियां चिड़िया अनेक प्रकार के हरियाली रहते थे। अब उसका मन दुखी हो गया, कह रहा है यहाँ पर बताओ भवन बन रहा है। तो ये बात जब वो अपने विद्यालय में गया, अपने सर से बताया कक्षा में, तो सर ने भी बताया, सर भी बहुत उसके दुखी हुए और उन्होंने क्या बताया, सर के मुंह से जो निकला, क्या निकला, पर्यावरण बदल रहा है। देखिए, हम जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिखेंगे और जो कहानी होगा वो आप अपने दिमाग में रख लेना। हम सभी चीजों को आपको बताएंगे और लिखवाएंगे भी। तो सर का जो क्वेश्चन था ये, उन्होंने एक तरह से अपना बातें रखी लेकिन वो क्वेश्चन के रूप में निकल कर आ गया, प्रश्न के रूप में। क्या बोला कि पर्यावरण बदल रहा है, बोले कि पर्यावरण बदल रहा है, सर ने बोला। अब सर ने अगर बोला कि पर्यावरण बदल रहा है, देखिए यहाँ पर किस तरह से पेड़ पौधे थे, अब यहाँ पर क्या हो गया, भवन बन गया। इसका मतलब अब ये एक परिवर्तन आ गया, उन्हीं को ये बता दिए कि पर्यावरण बदल रहा है। लेकिन जो रवि था, रवि के समझ में आया नहीं कि आखिर ये पर्यावरण क्या है। तो रवि के दिमाग में पहला जो क्वेश्चन आया तो उसने कहा, सर ये आपने बताया कि पर्यावरण बदल रहा है, तो पहले हमको ये बताइए कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है। तो एक क्वेश्चन यहां पर आपका क्लियर आ गया कि रवि के दिमाग में आया कि पर्यावरण क्या है। अब उसके सर ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा जो भी हम अपने आसपास सभी वस्तुओं को देखते हैं वही पर्यावरण है। यानी कि जो भी हम अपने आसपास
हम अपने आसपास आसपास वस्तुएं देखते हैं, वस्तुएं आसपास जो भी वस्तुएं क्या करते हैं, देखते हैं, वो क्या है, आपका पर्यावरण है। यही सर ने उत्तर दिया। अब रवि के दिमाग में आया कि सभी चीजें जो देखते हैं। अब उसने उत्तर दिया, क्योंकि रवि कहां पर बैठा हुआ था, अपने कक्षा में था, सर के पास कक्षा में था। तो रवि ने सीधे कहा कि सर ये बताइए, कक्षा में ये हमारी जो किताबें हैं, क्या ये किताबें भी पर्यावरण हैं? क्या ये जो मेज है जिस पर हम बैठे हैं, ये मेज और जो टेबल है, ये टेबल भी पर्यावरण का हिस्सा है? और उसने कहा कि जो विद्यालय के जो इधर मैदान है, जो ये मैदान है, ये मैदान या जो ये सड़क है, सड़क, और उन्होंने कहा कि जो ये कूड़ा करकट दिखाई देता है, कूड़ा करकट, क्या ये सभी और सभी पर्यावरण में आएंगे? उसने आगे बढ़कर कहा कि जो हमारे मित्र हैं यहाँ पर सभी लोग विद्यालय में, जो हमारे दोस्त हैं, क्या ये सभी लोग पर्यावरण है इसका मतलब सर? तो सर ने वहीं पे उत्तर दिया, जी हाँ बिल्कुल, ये सभी पर्यावरण हैं। तो बोले अरे, उसके दिमाग में अब क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सर ने बोला कि आसपास जो भी वस्तुएं दिखती हैं वो क्या होती हैं, पर्यावरण। तो उसके दिमाग में आया कि हमारे आसपास इस कक्षा में बुक दिख रहा है, मेज दिख रहा है, और टेबल दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, अगर बाहर देख रहे हैं तो मैदान, सड़क और कूड़ा करकट दिख रहा है, और आसपास तो हमारे मित्र हैं। क्या ये सभी क्या है आपका पर्यावरण? तो सर ने बिल्कुल बोला कि हाँ बच्चे, ये पर्यावरण है। तो लेकिन वहीं पर सर ने उसकी एक दुविधा को और दूर कर दिया बिना रवि के क्वेश्चन पूछे। क्या कहा सर ने? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई ना, आगे बढ़ते हैं। सर ने वहीं पे कहा, बच्चे लोग, जो ये हमने आपने जो बताया कि ये सभी वस्तुएं जितनी जितनी नाम लिया आपने, ये सभी पर्यावरण हैं तो पर्यावरण, लेकिन इनको हम दो रूपों में देखेंगे, यानी कि दो रूपों में बांटेंगे। तो रवि ने कहा सर बताइए कौन से वो दो रूप है? तो सर ने कहा पहला एक है प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा आपका क्या है, मानवीय पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया और मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, ये इसमें रवि ने कहा ये सर क्या होता है? तो बोला बच्चे, सर ने बोला कि जो प्रकृति ने बनाया है, जिसके द्वारा निर्माण प्रकृति ने किया, यानी कि प्रकृति के द्वारा निर्मित वह सभी वस्तुएं जो होती हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है। तो रवि ने कहा सर ये मतलब समझे नहीं। तो सर ने कहा कि जैसे आप स्थल मान लीजिए, क्या ये स्थल जिस पर आप बैठे हैं, जो ये भूमि है, जो ये कक्षा में आप बैठे हैं, यह भूमि किसी मानव ने बनाया है? तो रवि ने कहा नहीं, ये तो हम जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं इसी तरह से। तो बोला ये आपका प्रकृति ने बनाया, मानव के द्वारा नहीं बनाया। बोला सर और बताइए। कहें जो पर्वत होता है, पर्वत भी मानव नहीं बनाया है, पर्वत हो गया, नदी हो गया, ये सभी जो चीजें हैं, स्थल, पर्वत, नदी, वायु, जल, ये सभी जो होता है किसके द्वारा बनाया गया है? नेचर के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए इन सभी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। तो सर अब हमको मानवीय पर्यावरण के बारे में बताओ। तो सर ने कहा कि जो मानवीय पर्यावरण होगा, आपने अभी बताया किताबें, तो किताबें किसके द्वारा बनाई जाती है? मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा। यानी कि मानवीय पर्यावरण वो पर्यावरण होता है जिसकी रचना कौन करता है? मनुष्य करता है। आई बात क्लियर समझ में? तो उसमें किताब की रचना कौन करता है? किताब खुद ही मनुष्य छापता है, उसे बनाता है। मेज जो उसने देखा था, उस मेज का निर्माण कौन करता है? वो मनुष्य करता है। टेबल का भी निर्माण मनुष्य करता है। अगर आगे बताएं तो सड़क का भी निर्माण करता है। तो ये सभी चीजें आपका किस में आ जाएगा? मानवीय पर्यावरण में। तो सर ने बताया था पर्यावरण क्या होता है, फिर उसको कैटेगरी में बांटकर सर ने उसकी और दुविधा को दूर कर दिया। तो एक चीज हम समझ में आ गया कि पर्यावरण के बारे में अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे। जरा देखिए, पहले अगर हमें लिखना होगा पर्यावरण के बारे में, तो पहले पॉइंट हम पर्यावरण में क्या लिख सकते हैं? आप लोग ऐसे पर्यावरण में पॉइंट डाल के समझेंगे। पहला जो पॉइंट लेंगे कि हमारे आसपास
आसपास दिखने वाली समस्त वस्तुएं दिखने वाली समस्त वस्तुएं पर्यावरण हैं। समस्त वस्तुएं पर्यावरण हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो पर्यावरण का पहला पॉइंट अगर आपको समझना होगा कि हमारे आसपास दिखने वाली समस्त वस्तुएं ही पर्यावरण होती हैं। आप यहाँ पे उदाहरण दे देना। उदाहरण में क्या दे दोगे? किताब दे दोगे, मेज दे दोगे, उसके बाद सड़क दे दोगे, उसके बाद आप कूड़ा करकट, इस तरह से आप दे देंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। जो एनसीईआरटी का है वही हम पूरा बताएंगे, अदर हम कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए जो हम नोट करवा रहे हैं आप नोट भी करें, और हमारे बताए हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उसको भी, अगर आपको लग रहा है कि ये नोट करने लायक है तो आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लिया करें। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट के तहत आप ये लिखिए कि पर्यावरण के दो भाग में विभाजित किया गया है। लिखें, यानी कि पर्यावरण के घटक दो रूप में बनाया गया है। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा आप लिखेंगे मानवीय पर्यावरण या फिर मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है ना? एक ही है, मानवीय पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण। तो एक बात समझ गए कि पर्यावरण में हमने ये बातें क्लियर कर लिया। अब आगे रवि के दिमाग में ये चीज तो क्लियर होगी कि पर्यावरण होता क्या है, और पर्यावरण के जो दो घटक सर ने बताए हैं कि किताबें दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी और स्थल दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि स्थल मानव ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण में, और आपका जो किताब है वो मनुष्य के द्वारा बनाएगा, इसीलिए मानव निर्मित पर्यावरण में आएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ये बातें हमने लिखवा भी दिया। अब आगे की कहानी में चलते हैं जो क्या बताया गया है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो कंपटीशन की भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, उसको जरूर पढ़ना होता है। इसलिए इसको हल्के में मत लीजिए कि जो ये कहानी है ये बहुत ही रोचक कहानी है। इससे आपके समझने की और मनोवैज्ञानिक विकास की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए बुक में इस तरह की कहानियां बताई जाती हैं ताकि वो आपके दिमाग में सेट करके बैठ जाए। अन्यथा वो तो अलग हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन ना कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए, इसीलिए कहानी बनाई गई है। तो अगर आप भी इसी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जब रवि था, रवि को ये चीज तो क्लियर हो गई कि पर्यावरण होता क्या है। अब रवि का दूसरा क्वेश्चन जो निकल कर आया था, जो सर ने पहले बोला था, सर ने पहले क्या बोला था? सर ने बोला था कि पर्यावरण बदल रहा है। जब क्या हुआ था, वहां पे भवन बन रहा था, हमने बताया कि भवन बन रहा था, रवि जाकर सर से बताता है तो सर भी बहुत दुखी होते हैं और उनके मुंह से निकलता है कि पर्यावरण क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो अगर पर्यावरण बदल रहा है तो अब रवि के दिमाग में आता है पर्यावरण कैसे बदल रहा है या पर्यावरण क्यों बदल रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे उत्तर आता है, पर्यावरण क्यों बदल रहा है? क्यों बदल रहा है? तो जब यह भी दिमाग में क्वेश्चन आता है तब यह सर बताते हैं। अब रवि फिर पूछता है कि पर्यावरण सर आखिर ये क्यों बदल रहा है? तो अब फिर सर बताते हैं, क्यों बताते हैं वो बात, क्योंकि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की अपनी जरूरतें होती हैं और वो जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती हैं, और जिसके कारण जो होता है पर्यावरण में भी बदलाव होता है। कभी कभी तो यह जरूरतें इस हद तक पहुंच जाती हैं कि पर्यावरण को ही नष्ट करना पड़ता है किसी विशेष समूह के स्थान की। तो यह हद भी जब नष्ट कर देती हो उस स्थान के पर्यावरण को, तो हम क्या कर सकते? पहले उस समय की पर्यावरण कुछ और थी और आज जो बदलाव का समय आया है, आज कुछ और हो गया है। इसका मतलब यह पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो मनुष्य की जो अपनी जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों की पूर्ति करने के लिए यह बदल रहा है। तो लिख लीजिए, मानव की
अपनी आवश्यकताओं अपनी आवश्यकताओं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जरूरत के लिए पर्यावरण में बदलाव कर रहा है। पर्यावरण में क्या कर रहा है? बदलाव कर रहा है। अगला पॉइंट इसी में लिखें, यह बदलाव कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी पर्यावरण को नष्ट करने के लिए भी हो जाता है। पर्यावरण को नष्ट भी कर देता है। एक बात क्लियर हो गया कि अब उसके दिमाग में, रवि के दिमाग में यह भी चीज क्लियर हो गया कि जो पर्यावरण बदल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बदल रहा है? यह सिर्फ मनुष्य की ही वजह से बदल रहा है। आज जो इतना गर्मी हो रही है, आज जो बेमौसम बारिश हो रहा है, इन सभी का कारण कौन है? सिर्फ और सिर्फ मानव है, क्योंकि मानव ही ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिसकी वजह से यह इन्वायरमेंट अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने प्राकृतिक रूप को बदल दे रहा है, क्योंकि हम लोग इतना क्रियाएं कर रहे हैं। अब उस क्रियाओं का जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है, वो संतुलन सही नहीं सेट बैठ रहा है इस वातावरण में। तो जैसे ही हम ये देखें कि पर्यावरण बदलने का कारण क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है मानव। कि मानव के द्वारा मानवीय जो कार्य होते हैं, जो क्रियाकलाप होती हैं, जो उसके द्वारा काम किया जाता है, वो काम संतुलन नहीं बैठा पा रहा है पर्यावरण में। इसका मतलब वो पर्यावरण को नुकसान दे रहा है, इसीलिए तो पर्यावरण क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी, उसको हमने लिख भी दिया है। अब आगे की कहानी चलते हैं। अगर आगे की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लीजिए कौन से है महत्वपूर्ण तथ्य। जब हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो जो ये पर्यावरण होता है, ये पर्यावरण क्या होता है? ये हमारा जीवन का आधार होता है। क्या होता है? जीवन का आधार। अब एक बात ये नहीं समझ में आता है कि पर्यावरण जीवन का आधार कैसे हो गया, ये हमें बताइए। ऐसे लिखने से थोड़ी ना होता है कि ये जीवन का आधार होता है, बोल दिया हो गया। क्यों हो गया, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए, जीवन का आधार इसलिए होता है क्योंकि जीवन में जीने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सांस की जरूरत पड़ेगी। सांस, अगर आप सांस नहीं लेंगे तब आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो सांस लेंगे यानी कि किसकी जरूरत पड़ेगी? हवा की जरूरत पड़ेगी। और ये जो हवा है, ये हवा मानव ने बनाया है कि ये बताइए प्राकृतिक है? ये प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। अगर हम बोल रहे हैं हमें खाने की जरूरत पड़ेगी, किसकी? खाने की जरूरत पड़ेगी। तो खाने की जरूरत में हमको क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। ये अनाज जो है प्राकृतिक है कि नहीं? जो ये उग रहा है, उग तो रहा है, जो बीज डाला जा रहा है, ये बीज भी तो प्राकृतिक है। तो हमको यह जो है पर्यावरण कौन दे रहा है? अनाज ही तो दे रहा है। पर्यावरण के जरिए ही तो हमको अनाज मिल रहा है। और पीने के लिए हमको क्या? पीने तथा रहने के लिए, पीने के लिए हमको पानी, और रहने के लिए हमको घर यानी कि स्थान मिल रहा है। तो ये सभी चीजें कहां पर मिल रही हैं? एक पर्यावरण है, एक समुदाय है, एक स्थान है जहां पर हमको हवा भी मिल जा रही है, अनाज भी मिल जा रहा है, पानी भी मिल जा रहा है, घर मिल रहा है। यानी कि ये जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये तो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो इसीलिए बोलेंगे जीवन का क्या होता है? आधार होता है। ये बात क्लियर हो रहा है। तो जब हम लिखेंगे पर्यावरण हमारे जीवन का आधार होता है, क्योंकि आप लोग लिखेंगे पर्यावरण जीवन का आधार होता है क्योंकि यह
यह हमें जीने के लिए अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराता है। संसाधन क्या करता है? उपलब्ध कराता है। अब उसमें कौन कौन सा चीज होगा? तो पहला लिखें, खाने के लिए अनाज तथा पीने के लिए और रहने के लिए स्थल या भूमि प्रदान करता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि पर्यावरण मानव के जीवन का आधार होता है, इस पर अपनी विवेचना प्रस्तुत करें या इस पर 2 शब्द लिखें या इस पर टिप्पणी करें, तो यही चीजें आपको लिखना होता है। देखिए, हम किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, सभी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये चीज अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब आते हैं एक और एस्पेक्ट पर। जब सर ने बोला था कि पर्यावरण बदल रहा है, तो रवि ने उसको समझा कि किस तरह से पर्यावरण बदला। सर ने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि मानव की अपनी जरूरतें होती हैं, उसी को पूरा करने के लिए जो मानव कार्य करता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण बदलाव करता है। ये बात तो वहां पर उदाहरण अगर पूछ लिया, रवि ने कहा कि सर आपने तो बता दिया, लेकिन हमें उदाहरण दीजिए कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण है जो पर्यावरण को क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो सर ने वहीं पर बताया अब कि जो कार से निकलते धुएं हैं, कार से क्या करते हैं? धुएं जो निकलते हैं, धुएं, ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। कारखानों का निर्माण जो हो रहा है, कारखानों में अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, उनके निर्माण से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बर्तन के उत्पादन, जो बर्तन हमारा बनता है, उत्पादन होता है यानी कि बनता है, उस बर्तन के उत्पादन से भी पर्यावरण दूषित होता है, क्योंकि उसको भट्टी में डाला जाता है, उसमें अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं हानिकारक, जो पर्यावरण में जाकर मिलती हैं। जिस प्रकार से बर्तन के उत्पादन में भी पर्यावरण को हानि पहुंचता है। तो आपके कार से निकलने वाले धुएं, कारखानों का निर्माण, बर्तन से उत्पादन, ये तमाम प्रकार की आपकी क्या है? उदाहरण है जो पर्यावरण बदलने के लिए सूचक है। तो उदाहरण भी आप दे सकते हैं कि पर्यावरण बदल रहा है, उसके उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के बदलाव के किन्हीं 2 उदाहरणों को लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको भी हमने नहीं छोड़ा जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक ये समझा कि किस तरह से रवि के दिमाग में आया कि पर्यावरण होता क्या है, फिर पर्यावरण के घटक बता दिया कि कौन कौन से घटक है, फिर हमने रवि के दिमाग में आया कि पर्यावरण आखिर क्यों बदल रहा है, फिर हमने इंपॉर्टेंट तथ्य को, महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा, और फिर पर्यावरण के बदलने के महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझा। अगर हम घटक को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे तो जरा देखिए, अगर यह हमारा पूरा क्या है, हम अगर इसको बोलें कि यह हमारा पर्यावरण है, क्या है? हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के हमने कितने रूप बताए हैं? 2 रूप। तो एक रूप आपका हो गया कौन सा? प्राकृतिक, यानी कि एक प्राकृतिक रूप हो गया, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप। और जो दूसरा रूप है हमारा, वो दूसरा मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। यानी कि इसके 2 रूप हमने बताया था शुरू में, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा ना बनाई जाए, प्रकृति के द्वारा बनाई जाए। मानव निर्मित क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाए। क्लियर हो रहा है ना? अब मानव निर्मित में कौन कौन से उदाहरण आएंगे? अगर हम इसमें उदाहरण समझे क्या मानव ने बनाया है, तो मानव ने क्या बनाया है? हमने बताया था कि मानव इमारत बनाया है। क्या बनाया है? इमारत। तो इमारत हो गया। इमारत के बाद मानव सड़क भी बनाता है, सड़क। उसके बाद पुल भी बनाता है, तो पुल भी हो गया। उसके बाद आप जब देखते हैं तो पार्क भी बनाता है,
और फिर उद्योग भी बनाता है। इसी उद्योग मतलब क्या, जहां पर चीजों का निर्माण किया जाए। और फिर आपका स्मारक भी बनाता है। स्मारक मतलब जैसे लाल किला वगैरह हो गया, तो अकबर का मकबरा, लाल किला या दिल्ली का किला, ये सभी चीजें आपका स्मारक में आएंगी। तो ये सभी चीजें कौन बना रहा, मानव बना रहा, इसीलिए मानव निर्मित के उदाहरण हो गए। अब अगर हम प्रकृति के बारे में बात करें तो क्या है, स्थल है। स्थल मतलब जो भूमि है, ये कौन बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। नदी हो गया, ये नदी को कौन बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। आपका वायु हो गया, यानी कि वायुमंडल हो गया, ये भी किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। पर्वत हो गया, ये पर्वत किसने बनाया है, आपका प्राकृतिक रूप से है, प्रकृति ने बनाया है। तो ये सभी चीजें दो महत्वपूर्ण इसके घटक की हमने बात की है। लेकिन ये महत्वपूर्ण घटक जो होते हैं पर्यावरण को, ये बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, हमने बताया था पर्यावरण बदल रहा है तो किसकी वजह से बदला। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मानव है। अगर मानव होगा, मानव हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसी की वजह से ये पर्यावरण बदलाव हो रहा है। तो मानव को हम जरूर लेंगे, क्योंकि मनुष्य ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मानव में हम अगर बात करेंगे तो पहले एक मानव हुआ करता था, एक मनुष्य था। वह एक मनुष्य किस तरह से उसका अपना समुदाय बनता है, मतलब एक उसका शादी ब्याह हो जाता है, अकेले रहता है। शादी ब्याह होने के बाद उसका अपने क्या बनता है, परिवार बनता है, यानी कि उसके अब बच्चे भी होते हैं। तो पहले अकेले था, अब उसके बच्चे भी रह जाते हैं, तो उसका एक पूरा परिवार बन जाता है। परिवार बनने के बाद फिर क्या होता है, वो एक समुदाय में रहने लगता है। समुदाय का यहाँ कहने का मतलब क्या है, एक समाज है, ठीक है ना। जिस तरह से आप समझ लीजिए, आप जहां पर रहते हैं तो आप 4-5 लोग हैं, लेकिन आप 4-5 लोगों के बहुत सारे एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं, ये आपका क्या है, एक समुदाय है। अब इस समुदाय में क्या होता है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे आपका है हिंदू है, तो उसी में कहीं पर कोई लोग मुस्लिम भी रहता है, कोई सिख रहता है। तो अनेक समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर, यानी कि अनेक जातियों के लोग रहते हैं। अगर ये अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन शिक्षा लेने तो एक ही विद्यालय में जाते हैं ना, तो यानी कि वो शैक्षिक रूप से एक ही जगह पर भाग लेते हैं, तो शैक्षिक हो जाता है, आगे जाएगा। जब ये शिक्षा के रूप में भाग लिए, तो ये बताइए कि ये पूरी तरह से जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें ये सहयोग करेंगे कि नहीं। आर्थिक गतिविधियों का मतलब जो पैसे कमाने का एक जरिया होता है, यानी कि देश को पैसे की जरूरत होती है, उसमें उसको ऐसे कार्य किए जाए जिससे देश को फायदा पहुंचे। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप पैसा देंगे ना, पैसा देंगे तो विद्यालय में लगेगा ना। विद्यालय अगर बन रहा है तो उस विद्यालय और पैसा लगाएगा, तो इससे देश की आर्थिक गतिविधियां और संपन्न होगी। तो इसका मतलब शैक्षिक होने से क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां आपकी और अच्छी बनेगी। जब आर्थिक गतिविधियां अच्छी हो जाएंगी, तो यह बताइए भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान अपना ले लेता है। तो एक आ गया कि राष्ट्र की जो राजनीति होती है, देश की जो राजनीति होती है, उसकी बात हो जाता है। तो ये हमने मानव की अगर बढ़ने का क्रम दिखाएं तो इस तरह से मानव अपना विकास करता है। और इस विकास करने के समय में उसको जो परिवर्तन करने होते हैं वो परिवर्तन करता है, जिसके कारण से पर्यावरण को क्या होता है, बदलाव होता है, या बोल सकते हैं पर्यावरण में क्या होता है, नुकसान होता है। तो हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, और आप लोग इसे देखें। ऐसा ना हो कि ये आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा बन जा रहा है तो आप लोग ऊब जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये हम अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं। अगर आप बुक पढ़कर नहीं समझ सकते तो हमारे ये वीडियो पूरी तरह से एक बार अकेले में होकर अच्छी तरह से देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हमने जो हम चर्चा किए हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बताएं। पर्यावरण क्या होता है, वो रवि ने पूछा। फिर पर्यावरण किस तरह से, घटक किस तरह से होते हैं, 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय, वो हो गया।
फिर रवि के दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आया जो सर ने बोला था कि पर्यावरण बदल रहा है, तो उसको भी सर ने समझाया किस तरह से बदल रहा है। फिर हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा, किस तरह से इसके महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। आगे जब गए तो पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसी से निकल कर आए उदाहरण, किसके जो बदल रहा है क्या पर्यावरण, उसके उदाहरणों को समझा और फिर यहाँ पर अनेक प्रकार के घटकों को समझ लिया। ठीक, लेकिन एक बात समझना, हम लोग स्टार्ट किए हैं पर्यावरण टॉपिक, तो पर्यावरण में और भी कुछ चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में लिखना होगा। तो एक बात और लिख लीजिए, हमने बोला था कि सभी हमारे आसपास दिखने वाली सभी समस्त वस्तुएं जो दिखती हैं वो क्या है, पर्यावरण है। लेकिन और भी कुछ चीजें होती हैं जो पर्यावरण को आप पॉइंट में करके लिख सकते हैं कि आखिर पर्यावरण होता क्या है। तो मान लीजिए यह एक जीव है, ये जीव कौन है, मनुष्य है, इस तरह से समझ लीजिए। तो मनुष्य एक जीव है, तो मनुष्य के जीवधारी है, यानी कि समस्त जीवधारी, एक थोड़ी ना है, बहुत सारे होंगे। तो समस्त जीवधारियों के आसपास, यानी कि इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, ये रहने वाले लोग, इसका जो स्थान है जहां पर ये घर बनाकर रहता है, घर, तथा इसकी विभिन्न प्रकार की जो और वस्तुएं हैं, ये वस्तु हो गई, और ये प्रकृति पर भी बात है, ये सभी चीजें कहाँ है, प्रकृति। तो लिखेंगे समस्त जीवित प्राणियों के आसपास रहने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति ही क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। ये बात क्लियर हो गया। तो अगर पर्यावरण में एक पॉइंट लिखना होगा तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि सभी जीवित प्राणियों के आसपास, सभी जीवित प्राणियों के आसपास रहने वाले लोगों तथा स्थान, कामा देकर लिखिए, रहने वाले लोगों, स्थान और उनकी जो वस्तुएं होती हैं, स्थान के बाद वस्तुएं, तथा प्रकृति ही पर्यावरण होती है, पर्यावरण है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि पर्यावरण में हमने एक और पॉइंट समझ लिया कि पर्यावरण आखिर में होती क्या है। तो 2 पॉइंट हम पर्यावरण के बारे में समझे। अब इसी में और लिखें तो एक बात तो आपको समझ में आया, हमने इसी में बताया था कि पर्यावरण में क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक क्या होता है, मानव निर्मित। तो इसको भी यहीं लिख लीजिए, जिसमें यानी कि पर्यावरण, जिसमें का मतलब क्या है, पर्यावरण। तो यहां पर लिख लीजिए पर्यावरण दो महत्वपूर्ण घटकों से बना है। पहला लिखें मानव निर्मित तथा प्राकृतिक। यह हो गया ना, 2 घटकों से बना है। ये आपस में एक दूसरे पे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण घटक है, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये बात भी लिख लीजिए, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है ना। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब हम इसी में समझेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित में थोड़ी सी और बातों को समझ लेते हैं, इसको क्या होता है जरा देखिए। अब अगर हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। अब वो 2 घटक कौन से हैं, पहला है जीवीय, दूसरा है अजीवीय। इसका मतलब क्या है, जीवी का मतलब होता है बायोटिक, अजीवी का मतलब होता है एबायोटिक। ठीक ना, एबायोटिक मतलब ये होगा जीवी, यानी कि वे सभी चीजें इसमें आएगी जो जीवित होते हैं, वे सभी प्राणी या पेड़ पौधे इसमें उदाहरण हो जाएगी। पेड़ पौधे जीवित होते हैं, प्राणी जीवित होते हैं, जीव जंतु जीवित होते हैं, तो उन्हें जीवी या बायोटिक बोलते हैं।
अजीबी मतलब वो सभी चीजें जो जान नहीं होती, जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे स्थल हो गया, भूमि हो गया, ये सभी चीजें हो गई, जैसे आपका नदी हो गया, वायु हो गई, ये सभी अजीबी में आएंगे, ठीक ना। मैदान हो गया, घाटी, ये सभी चीजें। तो बताइए, ये प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटक हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे जीवी, जिसमें हमने बोला पेड़ पौधे, पेड़ पौधे प्रकृति ने बनाया है कि मनुष्य ने बनाया है, बताइए। तो प्रकृति ने बनाया ना, तो ये जीवी में आएंगे। और अजीबी में अगर हम बोलें कि आपका पर्वत, पर्वत में जान होता है नहीं होता है, तो बताइए, लेकिन ये पर्वत मनुष्य ने बनाया है नहीं। तो इसीलिए जो प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं उसके दो घटक हैं, एक जीवी है एक अजीबी है, दोनों ने मनुष्यों ने नहीं बनाया है। जीवी को भी नहीं बनाया, हमने उदाहरण देखा, पेड़ पौधे जीवी में आते हैं क्योंकि इसमें जान होता है, ये सांस लेते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसमें जान होता है, इसलिए जीवी होते हैं, लेकिन इसको मनुष्य नहीं बनाया है। दूसरा अजीबी में जब हम बात करते हैं, तो ये पर्वत क्या मनुष्य ने बनाया, नहीं बनाया है। तो ये प्रकृति के दो रूप हुए, प्राकृतिक पर्यावरण के दो रूप हुए। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा होगा। तो जब आपसे जैविक या जीवी की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे ऐसे चीज, ऐसे तत्व जिसमें जान होती है, या जिसमें रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया होती है, उसे हम जैविक या जीवी या बायोटिक बोलते हैं। उदाहरण देकर लिख देंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु या पादप कोशिकाएं, पादप। अजीबी में बोलेंगे, अजैविक जब बोलेंगे यानी कि एबायोटिक बोलेंगे, तो ऐसी समस्त वस्तुएं जिसमें रिस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि जिसमें जान नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं, अजैविक कहलाती हैं, अजीबी कहलाती हैं। इसका उदाहरण हम क्या दे देंगे, पर्वत दे देंगे। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जब आगे चलते हैं तो यहीं पर हम बताएंगे कि मानवीय, हमने प्राकृतिक की बात कर ली है, तो मानवीय को कैसे छोड़ देंगे। तो मानवीय पर्यावरण की अगर बात करें, तो मानवीय पर्यावरण क्या होता है, हमने बताया था कि यह मनुष्यों की क्रियाकलापों के द्वारा, मनुष्यों की क्या होता है, क्रियाकलापों के द्वारा। यानी कि क्रियाकलाप का मतलब क्या हुआ, क्रियाकलाप का मतलब यह हुआ कि मनुष्य जो कार्य कर रहा है, मनुष्य की क्रियाकलाप तथा गतिविधियां, गतिविधियां का मतलब जो वो गतिविधियां कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वो भी गतिविधियां आ जाएंगी। और इनके द्वारा जो वो रचनाएं कर रहा है, बहुत सारी चीजों को जो बना रहा है, ये तीनों चीज समाहित होते हैं किसमें, मानवीय पर्यावरण में। तो आप लिख सकते हैं, मानवीय पर्यावरण के तहत मनुष्य के अनेक प्रकार की क्रियाकलाप, गतिविधियां तथा समस्त रचनाएं शामिल होती हैं, और यह पर्यावरण पे निर्भर करती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ये बात, आगे चलते हैं, ये हमने इसमें समझा दिया। अब जब हम आगे चलेंगे, तो अब एक टॉपिक और आता है, अब हमें समझना है क्या, देखिए, अब हमें समझना है प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, इस पे जोर डालते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। तो अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करेंगे, तो प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट लिखिए। देखिए क्या है, पहला होता है आपका स्थल, ये भी प्राकृतिक है कि नहीं, है प्राकृतिक। फिर होता है आपका जो होता है आपका जल, जल भी प्राकृतिक है कि नहीं। फिर आपका होता है वायु, ये भी प्राकृतिक है कि नहीं, वायु भी प्राकृतिक होता है। और आपके जितने भी समस्त जीव होते हैं, समस्त जीव या फिर पेड़ पौधे, समस्त जीव या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, तो या फिर इसी में आप मानव भी जोड़ सकते हैं। ये तो ये जो होते हैं, ये आपके कौन है, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व कौन है, तो अब आप समझ गए होंगे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व। यही नहीं, आप क्या भी लिख सकते हैं, पर्वत भी लिख सकते हैं, नदी भी लिख सकते हैं, घाटी भी कुछ भी आप लिख सकते हैं जो मानव ने नहीं बनाया। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर ना। तो अगर हम बात करें स्थल, जल, वायु, ये समस्त पेड़ पौधे, हम इसको क्यों लिखे हैं, जब हम प्रकृति के तहत अध्ययन करेंगे, तो स्थल का संबंध होता है स्थल मंडल से। किससे होता है, स्थल मंडल से। इसका मतलब हमें थोड़ा सा स्थल मंडल के बारे में जानना होगा। जल का संबंध यानी जल जहां मिलता है उसका संबंध किससे होता है, जल मंडल से। थोड़ा सा हमको जल मंडल के बारे में जानना होगा। वायु का संबंध होता है वायुमंडल से।
थोड़ा सा हमें वायुमंडल के बारे में जानना पड़ेगा। और इन तीनों के समूह से, यानी इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो आप जब समस्त पेड़ पौधे और मानव और जीवधारियों का अध्ययन करते हैं तो वो जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों लोग? जैव मंडल। तो इसका मतलब हमें वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल के बारे में थोड़ी थोड़ी सी समझते हैं जब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। यह देखिए, स्थल मंडल में क्या होता है, हम देखिए आपको समझा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको समझ लीजिए एक बार, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। जब स्थल मंडल की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ये जो ऊपरी भाग होता है, इसी ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। यानी कि मनुष्य जिस पर रहता है, ऊपरी भाग पर, जिस पर घर बनाता है, खेती करता है, वही आपका स्थल मंडल होता है। तो बताइए ये ठोस होता है कि मुलायम? ठोस होता है ना, तो बोलेंगे कि स्थल मंडल कठोर होता है। और ये भू परपटी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पतली सी क्या होती है, मिट्टी का परत होता है, लेकिन ये कठोर होता है। तो भू मतलब भूमि और परपटी मतलब उसका टुकड़ा। जैसे आलू को छीलते हैं तो आलू का छिलका निकलता है ना, तो उसी तरह से जब भूमि को छीलने का मतलब यह समझना, भूमि का एक मोटा सा कठोर पार्ट इस तरह से निकल जाए, वही होता है भूपर्पटी। तो हम बोलेंगे जो स्थल मंडल होता है यह कठोर होता है, तथा भूपर्पटी का क्या होता है, बाह्यतम रूप होता है, सबसे बाहरी परत होता है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, स्थल मंडल में आप पॉइंट देकर लिख सकते हो कि इसी भूपर्पटी में, इसी कठोर भाग में क्या मिलता है हमको, बहुत सारी खनिज संपदाएं मिलती हैं। खनिज मतलब मिनरल। जब हम जमीन को खोदते हैं तो उसमें सोना मिलते हैं, चांदी मिलते हैं, लोहा मिलता है, तांबा मिलता है। ये सभी क्या है, खनिज है, इसे हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत प्रकार के खनिज मिलते हैं। तीसरी पॉइंट लिख दिया आपने, किसमें लिख रहे हैं, स्थल मंडल में। और अगर इसी में चौथी पॉइंट अगर लिखें तो इस बताएंगे कि स्थल मंडल जो होता है, जरा सा समझिए। अब अगर स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल पे हमने बताया था कि अनेक प्रकार के पर्वत होते हैं, फिर यहाँ पे एक पठार होता है, फिर ये मैदान होता है। तो ये बताइए, ये आकृति समान है कि विषम है? यह आकृति विषम होती चली जा रही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि विषम स्थलाकृति है। क्या है, विषम स्थलाकृति। ये बात समझ में आया? तो हम बोलेंगे जो आपका क्या, किसकी बात करें, स्थल मंडल पर विषम स्थलाकृति पाई जाती है। आप उदाहरण दे देंगे, पर्वत, पठार, मैदान। ये बात समझ में आया? और मैदान के जब आगे जाएंगे तो ऐसी घाटी रहती है जिसमें धर्रे बने रहते हैं। जैसे ये घाटी में क्या होता है, जमीन फट जाती है तो बहुत सारी धसी हुई खाई दिखती है हमको, वो घाटी बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो स्थल मंडल में क्या पाया जाता है, ये स्थल का ही तो भाग है। तो पर्वत, पठार, मैदान तथा घाटियां होती हैं जो विषम स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग ये मैदानों पर रहते हैं। क्लियर बात समझ में आया? पठारों पर, पर्वतों पर नहीं रहते, लेकिन है ये किसका भाग, ये स्थल का भाग है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सारी बात। तो स्थल मंडल को लेकर हमने ये बात बताया। अब इसमें स्थल मंडल में एक बात और समझिए। स्थल मंडल में जब हम बात करेंगे तो ये देखिए, आपका ये जमीन हुआ, और ये जमीन से आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, महासागर, इसको समझ लीजिए समुद्र है। ये आपका पर्वत है, ये आपका यहाँ पे पठार है, और इस तरह से जो हमने बनाया ये आपका मैदान है। मैदान के आगे ये समुद्र में होता है, जब पानी निकलता है इस तरह से पानी जाता है मैदान से, तो ये कहाँ पे मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। यानी कि स्थल खंड का भाग कहाँ से होता है, पर्वत से होता है, फिर कहाँ से होता है, पठार से होता है, फिर कहाँ से होता है, मैदान से होता है, और समुद्र की ये सतह है, ये क्या है, समुद्र की सतह। तो समुद्र की सतह तक विस्तार होता है, यानी कि ये महाद्वीप होता है, ये महासागर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्थल मंडल होता है वो स्थल मंडल महाद्वीप और महासागरों के जो ये क्या कहलाते हैं, तल, महासागरों के तल तक विस्तार होता है। एक बात क्लियर हो गया? तो स्थल मंडल पे ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। अब आते हैं जल मंडल की बात करते हैं।
देखिए समझिए इसको, जो हम बता रहे हैं इसमें आपको बोरियत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक चैप्टर एक दिन में पूरी तरह से हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। अगर आपके अंदर वो हौसला है पढ़ने की और आपके अंदर ललक है तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि यह एक चैप्टर मात्र 1 घंटे में समाप्त हो जा रहा है और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बिल्कुल भी एकदम से मोटिवेट रहिए और इसको एकदम खत्म करके ही आज छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जल मंडल की जब बात करेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से जहां पर आपका जल पाया जाता है, यानी कि जमीन का वह क्षेत्र, भूखंड का वह क्षेत्र जहां पर जल मौजूद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जल मंडल बोलते हैं। और जल किसके लिए जरूरी होता है, सभी पेड़ पौधों के लिए जरूरी होता है, सभी जीवधारियों के जरूरी होता है और मानव के लिए। तो सभी जो जीवीय हैं, जीवी मतलब जिसमें जान होती है, जैविक यानी बायोटिक होते हैं, सभी बायोटिक के लिए क्या जरूरत होता है, ये जल की आवश्यकता बहुत आवश्यक होती है। आई बात क्लियर हो रही, ये बात एकदम से, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो जल मंडल आप समझ गए। अब जल मंडल को समझने के बाद अब वायुमंडल पर आते हैं। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हमारी एक पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों तरफ, इस पृथ्वी के चारों तरफ बाहर में, जैसे ये पूरा पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ ये बाहर में क्या होगा, हमने बताया कि यहाँ पर बाहर एक पतली सी वायुमंडल की क्या होती है, परत। इसका मतलब पूरी समूची पृथ्वी पर, ठीक है ना, पूरी समूची पृथ्वी पर चारों ओर जो होता है, इस तरह से चारों ओर क्या होता है, वायुमंडल की एक पतली परत पाई जाती है। और ये वायुमंडल पृथ्वी के ही पास क्यों रहता है, ये भाग क्यों नहीं जाता कहीं और पर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी तरफ क्या होती है, पृथ्वी अपनी तरफ क्या करती है, खींचे रहती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए पृथ्वी इसे वायुमंडल को बांधे रहती है। इसीलिए वायुमंडल जो पृथ्वी की पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाई जाती है, वायुमंडल। और वायुमंडल को बांधे कौन रहता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल बांधे रहता है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने जो बात बताई, तो लिखेंगे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की पतली परत पाई जाती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या होती है, बंधी रहती है। ये बात क्लियर हो रही होगी ना। अब अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधी है तो जरा बताइए, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जो गर्मियों में झुलसा देते हैं चेहरे, या जिनमें यूवी रेज निकलती हैं, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं या पराबैंगनी किरणें बोलती हैं, जो हमारे स्किन को डैमेज कर देती है, जिससे कैंसर होता है, इससे भी हमारी रक्षा करती है। यानी कि हानिकारक किरणों को ये हमारे जमीन पर नहीं आने देती है। कौन, ये आपका जो आपका वायुमंडल है, ये वायुमंडल हानिकारक किरणों को वहीं पर सोख कर वहीं पे भेज देती है कि आप बाहर जाइए, आप पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक बात समझिए, अगर ये वायुमंडल होता नहीं तो क्या हम लोग जीवित होते, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वायुमंडल के न होने से सांस नहीं ले पाएंगे, अनेक प्रकार की हानिकारक आपकी किरणें आएगी, आपकी स्किन को डैमेज कर देगी, कैंसर होने लगा। तो ये सभी चीजें वायुमंडल के बारे में हो गया। अगर हम बात करें जैवमंडल की, तो जैवमंडल में बोलेंगे वो सभी समस्त जीवित जीवधारी तथा प्राणी या मानव सभी लोग मिलकर क्या होते हैं, सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहलाते हैं, जैवमंडल। यानी कि जैवमंडल क्या होता है, यह तीनों पर निर्भर करता है। ये कौन तीन है, ये तीन है आपके, पहला स्थल मंडल, वायुमंडल और आपका हम एक बताए जलमंडल। अगर ये तीनों कहीं पर पाई जाती है तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है एक तीसरा मंडल निर्माण होगा, कौन सा, जैवमंडल। तो हम एक बात और लिख सकते हैं कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के ही कारण जैवमंडल का निर्माण होता है। ये बात क्लियर हो गया। तो ये एक अलग पॉइंट। अगर हम इन चारों चीजों को समझ लिए हैं, जो किसमें आता है, प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। हमने क्या समझा, स्थल मंडल को समझा, जैवमंडल को समझा, वायुमंडल को समझा और जलमंडल को समझा। इन्हीं सभी को समझने के बाद अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम बोलते हैं पारितंत्र, इसे इकोसिस्टम बोलते हैं। तो पारितंत्र को भी समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा पारितंत्र को समझने के लिए आपको बताते हैं। पारितंत्र, पारितंत्र अगर हम आपको समझाए इकोसिस्टम, तो एक बात इसमें कहानी समझिए
फिर वही रवि था, रवि का स्कूल था, वो एनसीसी कैंप लगा हुआ था। रवि के स्कूल में बहुत बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी। वहां पर एक उसका दोस्त जिसका नाम जस्सी था, वो उस बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ, बोला कि अरे यार ये बारिश देखकर हमें तो बहुत मजा आ गया, हमें तो अपने गांव अपने अपने राज्य केरल की याद आ गई कि किस तरह से केरल में बहुत सारी बारिशें होती थी और बारिश के जरिए वहां पर नारियल के पेड़, हरे भरे खेतें और बगाने पाई जाती हैं। तो एक बात वो जस्सी की बात रवि सुन लिया और सुनकर बोला कि अरे यार कितना गजब का नजारा होता है, आप लोग एक बार केरल आए तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, वो नारियल भी आपको पिलाएंगे, मजा लगेगा आपको पीने में, ठीक ना। फिर वहीं पर एक उसका दूसरा दोस्त जो राजस्थान का रहने वाला था, उसका नाम हीरा था, वो बताता है कि अरे यार हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ रेत दिखते हैं और कुछ कटीले वृक्ष यानी कीकड़ दिखते हैं। तो यहाँ पर रवि बोला कि नहीं, वहां पर ऊंट भी तो पाई जाती है। तो हीरा ने कहा ऊंट भी पाई जाती है, छिपकली भी पाई जाती है, सांप भी पाया जाता है, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाता है। आप आइए तो हमारे राजस्थान, हम आपको दिखाते हैं कि कितनी प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। तो एकदम रवि आश्चर्य में हो जाता है, कहता है कि विभिन्न स्थानों पर हमको, अलग अलग स्थानों पर, अभी केरल में देखे तो वहां बारिश हो रही है, राजस्थान में देख रहे हो वहां बारिश ही नहीं हो रही है। तो कह रहा है कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जिस कारण ये आपस में क्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि वहां पर पानी और पर्यावरण, मतलब पानी गिर रहा है मूसलाधार बारिश तो हरे बगान हो गए, पेड़ पौधे, नारियल हो गया। यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा तो यहाँ सांप, मेढक, यहाँ पे सांप, छिपकली, कीड़े मकोड़े पाए जा रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे संबंधित है आपस में? तो वहीं पे सर ने कहा ये समस्त जीवधारी जो हैं सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर आपका पारितंत्र का अवधारणा निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है कि पारितंत्र में हम बोल सकते हैं कि सभी सभी मतलब समस्त जीवधारी, जिसमें आपके कौन आएंगे, जिसमें आप पेड़ पौधे लिख सकते हैं, पेड़ पौधे, समस्त जीवधारी जिसमें पेड़ पौधे, मानव, तो सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, मानव, ठीक है ना, ये आपस में लिखेंगे। आपस में क्या करेंगे, आपस में परस्पर निर्भर रहते हैं। परस्पर क्या करते हैं, आपस में परस्पर निर्भर रहते हैं। अगर ये आपस में परस्पर निर्भर हैं तो ये एक चीज और के साथ निर्भर रहते हैं, वो है पर्यावरण के साथ। तो लिखेंगे तथा ये पर्यावरण के साथ भी, पर्यावरण के साथ भी निर्भर रहते हैं, पर्यावरण पर भी निर्भर रहते हैं। तो अगर हमें बोलना होगा तो हम बोल सकते हैं कि समस्त जीवित प्राणी या समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे से तथा पर्यावरण से संबंधित होते हैं, यही पारितंत्र कहलाता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सभी समस्त जीवधारी आपस में तथा पर्यावरण से संबंधित होते हैं, यही संबंधित होना ही आपका क्या है, पारितंत्र है। यानी कि अगर हमें पारितंत्र का एक अच्छा सा हमें एक डिफिनीशन बताना होगा तो आप जो हमने बताया ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र होता है, पारितंत्र एक ऐसा तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है, तंत्र मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें समस्त जीवधारी जो होते हैं, जिसमें समस्त जीवधारी आपस में क्या करते हैं, आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा पर्यावरण के भी साथ, तो तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों पर निर्भर करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, जिसमें वे क्या करेंगे, निवास करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं।
आई थिंक क्लियर होगा। अब एक बात ये समझ लीजिए, मान लीजिए हम लोग जहां पर रह रहे हैं उस जगह का वो जितने भी जीवधारी है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके जीवधारी का मतलब कहने का आपके भाई बहन मम्मी पापा ये सभी लोग क्या हो गए, समस्त जीवधारी हो गए, ठीक है ना। और आपके अगल बगल जैसे मेज है, कुर्सी है, घर है, ये सभी पर्यावरण है। तो आप बोल सकते हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, भाई बहन माता पिता सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो एक बात बता रहा है कि जिसमें समस्त जीवधारी आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करने का मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर है। तथा पर्यावरण के साथ, पर्यावरण हमने बताया कि जो आपका घर हुआ, मेज पेंसिल किताब, ये सभी पर्यावरण के हिस्से होते हैं। तो पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक है। भौतिक कारक में समझ लीजिए जो आपके मार्कर हुआ ये सब हुआ, और रासायनिक कारक क्या हुआ, जिसमें अनेक प्रकार के रसायन भी पर्यावरण से जुड़े होते हैं। तो ये सभी उन्हीं पर डिपेंड करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। यानी कि आप एक घर में निवास करें, एक समुदाय में निवास करें, तो आपका वो एक क्या हो जाएगा, पारितंत्र हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर उनके लिए क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और वो ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। यानी कि वो उनको अपना भोजन बनाने के लिए बहुत जगह से सामानों को लाएंगे। तो एक बात समझ लीजिए, ऊर्जा होता है और जो उनकी जो सामान होती है वो होती है। तो इन चीजों का क्या करते हैं वो आपस में उन पर ये संबंधित होता है ऊर्जा पर। यानी कि ये सभी चीज किस लिए होता है, ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए होता है। ताकि जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण है, आपका पारितंत्र है, वहां पर सब्जियां भी उगी हैं, कुछ दूर पर आपके खेत में सब्जी लगी हुई है। तो वो सब्जी आप लाए, आप सब्जी क्यों लाए, ताकि आप अपना पेट भर सके, भूख लगी है तो आप पेट भरते हैं तो क्या होता, ऊर्जा आपको मिली ना। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। यानी कि पहले वो पेड़ के रूप में ऊर्जा था, अब आपके एनर्जी के रूप में आप उस ऊर्जा को ले लिए। तो उस ऊर्जा का आपने क्या कर लिया, स्थानांतरण कर लिया। तो ये बात आई थिंक पारितंत्र भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दिवस जो होता है आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्लियर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अगर एक और बात करें, हम लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण की अगर उत्पत्ति कहाँ से हुई इसको नहीं समझेंगे तो भी यह बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो अगर इसकी उत्पत्ति बोलेंगे तो पर्यावरण की उत्पत्ति यानी पर्यावरण को लिखेंगे कि पर्यावरण यानी क्या है, यानी इन्वायरमेंट है। तो आप लिखेंगे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कहाँ से निकला है, तो आप लिखेंगे इन्वायरमेंट जो है यह लैटिन भाषा है। क्या है, लैटिन भाषा के या फ्रेंच, ठीक है ना, वहां से किससे निकला है, आप बोलेंगे इन्वायरनेर से निकला है। क्या, इन्वायरनेर, तो इन्वायरनेर से निकला है, इन्वायरनेर। या फिर इसी को एक अन्य नाम देते हैं इन्वायरनेर। क्या नाम देते हैं, इन्वायर, आधा ना फिर नेर, इन्वायरनेर, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये लिख लीजिए इन्वायरनेर या इन्वायरनेर, इनसे इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, इस इन्वायरमेंट की। तो जब हम उत्पत्ति को बोलेंगे तो हम बोलेंगे पर्यावरण यानी कि क्या है, वो इन्वायरमेंट है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इन्वायरनेर या इन्वायरनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। पड़ोस का मतलब क्या होता है, नेबर, ठीक है ना, जिसका अर्थ आपका पड़ोस होता है। तो इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हमने इसके उत्पत्ति को समझ लिया, प्राकृतिक वाले पर्यावरण को सीख लिया। एक और बचा हुआ है, बस 10 मिनट और है, 10 मिनट और कम कीजिए, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। एक है आपका मानवीय पर्यावरण, इसको भी समझ लेते हैं। मानवीय पर्यावरण, तो मानवीय पर्यावरण क्या होता है, मानवीय पर्यावरण की बात करता है तो मानव आपस में यहाँ पे क्या करता है, क्रियाएं करता है। मानव के द्वारा क्या की जाती हैं, क्रियाएं की जाती हैं। तो मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसके बाद क्या होता है, पर्यावरण में क्या आता है, परिवर्तन। तो पर्यावरण में क्या आएगा, परिवर्तन आता है। अगर पर्यावरण में परिवर्तन आएगा
तो यही आपका मानवीय पर्यावरण में आएगा। इसमें एक कहानी बताएंगे कि किस तरह से जो पहले का समय था उसमें जो पहले के लोग रहते थे वो पूरी तरह से पर्यावरण पे डिपेंड थे, यानी कि कुछ भी पर्यावरण में परिवर्तन नहीं करते थे। प्रकृति जो चीज देती थी उसी से वो खा लेते थे। कोई अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधियां नहीं करते थे जिससे पर्यावरण को क्या हो, नुकसान हो। तो एक बात ये बता देंगे कि पहले के आदमी जो है पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड थे, निर्भर थे, और उसी प्रकृति से ही, उसी पर्यावरण से ही अपनी जरूरतों की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये चीजें बदलती गई, यानी कि आदमी की आवश्यकताएं बढ़ती गई। जब आदमी की आवश्यकताएं बढ़ी तो उसने अब पर्यावरण के साथ परिवर्तन भी करना सीख लिया। अब वो परिवर्तन कैसे सीखा, उसने अनेक प्रकार से अब क्या, अन्न उपजाना सीख लिया, खेत बनाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे वो करके क्या किया, पहिए का आविष्कार करना सीख लिया। पहिए का जब आविष्कार किया तो वो और अधिक अन्न उपजाना सीख लिया, और अधिक अन्न उपजाना सीख लिया, यानी कि अपना खाने के लिए तो बचा ही लिया, उसके बाद और भी रखा हुआ अधिशेष में रख लिया है। इस तरह